जय हिंद प्यारे बच्चों, सुप्रभात सभी को। प्यारे बच्चों, आप लोगों से ऑनलाइन काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात हो रही है और आज जो हम टॉपिक लेके आ रहे हैं प्यारे बच्चों, उस टॉपिक का नाम है प्रामाणिक विचलन और अंग्रेजी में इसको स्टैंडर्ड डेविएशन बोला जाता है और हिंदी में एक और नाम इसका प्रयोग कर लिया जाता है जिसको हम लोग प्रमाप विचलन के नाम से भी जानते हैं। ये टॉपिक जो है प्यारे बच्चों काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर देखा जाए तो जो स्टैटिक्स का पेपर लिए रहते हैं या इकोनॉमिक्स का पढ़ते हैं या फिर सांख्यिकी पढ़ते हैं या फिर बीएड में देखेंगे या अन्य ऐसे यूजी पीजी के कोर्सों में जहाँ पर सांख्यिकी है वहाँ पर ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, चाहे आपके शॉर्ट क्वेश्चन हो चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो, ठीक है। तो इसलिए ये जो टॉपिक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। तो समझते हैं प्यारे बच्चों कि प्रमाप विचलन किसे कहते हैं, ठीक। तो प्यारे बच्चों, प्रमाप विचलन होता है जो इसके द्वारा संपूर्ण अंक प्रणाली की जो विचलनशीलता होती है उसको दर्शाया जाता है, ठीक है, कि संख्याओं का फैलाव कहाँ तक है या कह सकते हैं कि आंकड़ों का फैलाव कहाँ तक है ये पता किया जाता है और यह विचलनशीलता की सबसे शुद्ध और विश्वसनीय माप करता है। विश्वसनीयता का जो तात्पर्य यहाँ पर है प्यारे बच्चों कि कोई भी मापन जब किया जाता है तो जब पहली बार मापन करने के पश्चात जो एक अंक प्राप्त हुआ, फिर उसके पश्चात कुछ दिनों के पश्चात या कुछ हफ्तों के पश्चात जब फिर से वो मापन किया जाए और पहले जो मापन करने पर आया था लगभग वही या उसके समान जब अंक प्राप्त होता है तो उसको हम लोग विश्वसनीय मापन कहते हैं। तो ये जो मापन है प्यारे बच्चों विचलनशीलता का, वो सबसे शुद्ध माना जाता है और विश्वसनीय माना जाता है, ठीक है। अब एक जेम्स ड्रेवर महोदय हैं, वो कहते हैं या इसको परिभाषित करने का प्रयास करते हैं, जो कहते हैं कि विचलनों के वर्गों के योगफल को, जो विचलन है उसके वर्गों के, जब पहले विचलन है उस विचलन का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे और वर्ग का कुल योगफल ना। अब योगफल को कुल पदों की संख्या से भाग दिए जाने पर जो परिणाम प्राप्त होता है ना, परिणाम का वर्गमूल ही प्रामाणिक विचलन कहलाता है, ठीक है। अब हो सकता है कि परिभाषा से आप उतने अच्छे तरीके से ना समझ पाए हों, तो इसको एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाते हैं और बताते हैं कि विचलनों के वर्गों के योगफल के कुल पदों से, तो पहले मान लीजिए क्या है, कोई संख्या है यक्स दिया हुआ है जिसमें 2, 4, 6, 8 ऐसे बहुत सारी संख्याएं दिया रहता है, प्राप्तांक है या आंकड़े हैं जो दिए हुए हैं यक्स के रूप में, ठीक है। अब कह रहा है कि अब इसको क्या करना है, विचलन ज्ञात करना है। तो विचलन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, इस संख्या का हमें मध्यमान ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको पहले मध्यमान ज्ञात करेंगे। तो मध्यमान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उन पदों को जोड़ करके पदों की संख्या से भाग दे देते हैं। इसका फार्मूला होता है कि यम बराबर समेशन यक्स अपान यन। यहाँ पर क्या है, पद की संख्या है ये, और जब संख्याओं को जोड़ेंगे तो ये योग हो जाता है। तो जितनी संख्या है उसको क्या करना, योग कर देना, जोड़ देना, और पदों की जितनी संख्या है उतना से भाग दे देंगे तो वो हमें मध्यमान यहाँ से ज्ञात हो जाता है। तो अब उसके पश्चात प्यारे बच्चों हम यहाँ से निकालते हैं पद का विचलन, जो कह रहा है विचलनों के वर्गों के योगफल। तो अब यहाँ से विचलन कैसे निकलता है, तो यक्स माइनस यम करके पद का विचलन ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो अब जो यक्स की वैल्यू है ये, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, मीन से पद को विचलित किया जाता है या विचलन ज्ञात किया जाता है। अब हमने ज्ञात कर लिया, मान लीजिए 2 माइनस जो भी मीन आया हम उसमें से क्या करेंगे, इन पदों को घटा देंगे। घटाने के पश्चात
ये पद विचलन हो जाएगा। ठीक है, अब पद विचलन निकालने के बाद कह रहा है कि पद विचलन के वर्गों के योगफल। इसका मतलब ये है कि पहले आपको पद विचलन जो किए हैं उसका वर्ग निकालना पड़ेगा। तो इसका वर्ग निकाल दीजिए, तो जो भी संख्या आएगा घटाने के पश्चात इसी संख्या का क्या करिए, वर्ग कर दीजिए। तो वर्ग के योगफल, अब इसको जब जोड़ेंगे प्यारे बच्चों तो समेशन d² मिल जाएगा ना। तो योगफल के कुल पदों की संख्या, अब पदों की संख्या जितनी भी रही है ना, अब पदों की संख्या मान लीजिए हमने उदाहरण के रूप में यहाँ पर 3 लिया है, तो पदों की संख्या मान लीजिए वर्ग करने पर पदों की संख्या से भाग देने पर जो परिणाम प्राप्त होता है उसका वर्गमूल ही प्रामाणिक विचलन कहलाता है। ठीक है, तो अब जैसे परिभाषा कह रहा है उसी के अनुसार हमें निकाल दीजिए। तो जैसे इसको प्रदर्शित किससे किया जाता है प्रामाणिक विचलन को, तो प्रामाणिक विचलन को सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है। तो अब कह रहा है कि योगफल के कुल पदों से, तो मान लीजिए योगफल क्या है, समेशन d²। पदों की संख्या मान लीजिए जो भी है उसको n कह दे रहे हैं ना, 3 है यहाँ पर, तो n हम इसको मान ले रहे हैं। भाग देने पर जाने पर जो परिणाम का वर्गमूल, इसका मतलब है करड़ी में वर्गमूल ही जो होता है वो इसका क्या कहलाता है, मानक विचलन या प्रमाप विचलन कहलाता है। मानक नहीं, प्रामाणिक विचलन या प्रमाप विचलन। तो देखिए ये फार्मूला आपको प्राप्त हुआ प्यारे बच्चों। तो अब इसका वर्गमूल में जो भी मान आएगा अंडर रूट, अब इसको हल करके निकाल लेंगे, वही क्या हो जाएगा, आपका प्रामाणिक विचलन हो जाएगा। तो इन्होंने अपने परिभाषा के माध्यम से मोटे मोटे तौर पर जो निष्कर्ष के रूप में कहा है कि प्यारे बच्चों कि दिए गए आंकड़ों का पहले क्या करना है, आपको पहले मध्यमान ज्ञात करना है, मध्यमान से क्या करना है, पद का विचलन करना है, पद का विचलन करेंगे तो d निकाल लेंगे, फिर पद के विचलन का क्या करना है, वर्ग करना है। तो ये वर्ग किए, कह रहा ना वर्ग कर दीजिए, तो वर्ग करके उसका योगफल ज्ञात कर लीजिए। योगफल हमने ज्ञात कर लिया, योगफल में क्या करना है, पदों की संख्या से भाग देना है, तो हमने भाग दे दिया। भाग दे करके जो वर्गमूल निकालेंगे उसका वर्गमूल का जो परिणाम आएगा प्यारे बच्चों, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रामाणिक विचलन कहते हैं। समझ में आया कि एक बार फिर से समझाया जाए। देखिए है बहुत आसान, लेकिन थोड़ा सा समझना पड़ेगा आप लोगों को, तभी ये कड़ी के रूप में जो शुद्धतम मान की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो विश्वसनीयता की बात कर रहे हैं, वो प्रामाणिक विचलन की सहायता से ज्ञात होता है। ठीक है, तो जो हमें यहाँ इस परिभाषा के माध्यम से भी बताया जा रहा है कि विचलनों के वर्गों के योगफल को कुल पदों की संख्या से भाग दिए जाने पर प्राप्त परिणाम का वर्गमूल ही प्रामाणिक विचलन कहलाता है प्यारे बच्चों। अब प्रामाणिक विचलन ज्ञात करने के लिए प्यारे बच्चों मुख्यतः 2 विधियों का प्रयोग किया जाता है, या इसके गणना करने की मुख्यतः 2 विधियां होती हैं। ठीक है, जो पहली विधि मानी जाती है वो कहते हैं अव्यवस्थित आंकड़ों का प्रामाणिक विचलन ज्ञात करना। दूसरा जो विधि होता है प्यारे बच्चों वो होता है व्यवस्थित आंकड़ों का प्रामाणिक विचलन ज्ञात करना। ठीक है, तो एक तो होता है गणना करने की विधि, जो अव्यवस्थित आंकड़े होते हैं, सम्यक होते हैं, डाटा होते हैं, उनका प्रामाणिक विचलन ज्ञात करना। दूसरा जो होता है वो आपका व्यवस्थित आंकड़ों का प्रामाणिक विचलन ज्ञात करने की गणना विधि होती है। तो अब जब हम व्यवस्थित की बात करते हैं तो वहाँ पर आपके सामने क्या, पहले अव्यवस्थित की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने क्या दिया रहेगा, यक्स दिया रहेगा। अब यक्स है तो यक्स को हम क्या करेंगे, पहले उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग आर्डर में कर लेते हैं। करने के पश्चात हम क्या करते हैं कि अब उसका पहले मीन निकाल लेते हैं। मीन निकाल करके हम क्या करते हैं, पद से विचलन कर लेते हैं। पद से विचलन करने के पश्चात उसका
वर्ग कर देते हैं, वर्ग करके उसका योग कर लेते हैं, फिर योग करके पदों की संख्या से भाग देने पर जो करड़ी में मान आता है, जो परिणाम प्राप्त होता है, वही क्या होता है, वो प्रमाणिक विचलन होता है, वो अव्यवस्थित आंकड़ों का होता है ज्ञात करने के। व्यवस्थित आंकड़ों का जब ज्ञात करते हैं प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर यक्स नहीं बल्कि यक्स के बदले में क्या दिया रहता है, CI दिया रहता है, जिसको हम लोग क्लास इंटरवल या वर्गांतर के रूप में जानते हैं। अब उसके साथ साथ फ्रिक्वेंसी दिया रहेगा, अब तब वो लगाते हैं। ठीक है, तो एक एक समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अव्यवस्थित आंकड़ों के माध्यम से क्या ज्ञात करना, प्रमाप या प्रमाणिक विचलन ज्ञात करना। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे प्यारे बच्चों, अब इसके लिए पहले ये जान लीजिए कि प्रमाणिक विचलन का जो सांकेतिक सूत्र चिन्ह होता है उसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा। ठीक है, तो सिग्मा बराबर, या यहाँ पे लिख सकते हैं प्रमाणिक विचलन, पृष्ठ में ये सिग्मा बराबर होता है अंडर रूट या करड़ी में समेसन डी स्क्वायर, पहले डी स्क्वायर मत समझिए, पहले ये समझिए कि सिग्मा या समेसन यक्स माइनस एम स्क्वायर अपॉन एन। क्योंकि हम क्या करते हैं, इसी यक्स में से जो मीन रहता है उसको घटा करके तो क्या करते हैं, पद का विचलन करते हैं। अब इसी पद विचलन का क्या किए हैं, वर्ग कर दिए हैं। अब बटे पदों की संख्या से भाग देने पर जो निकलता है करड़ी में मान, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रमाणिक विचलन कहते हैं। अब इसी को हम लोग क्या कर दे रहे हैं, एक दूसरे फार्मूले में भी कन्वर्ट कर देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं समेसन डी स्क्वायर अपॉन एन। ठीक है, तो ये डी बराबर क्या हो जाता है, यही होता है ना, यक्स माइनस यम। ठीक, तो शॉर्टकट में इसको भी लिखा जाता है सूत्र के रूप में। ठीक है, यहाँ पर जहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ये किसको दर्शाता है, तो ये दिखाता है योग को। डी क्या है, पद से विचलन को दिखाता है। तो पदों के विचलनों का योग जो कहलाएगा या वर्ग जो कहलाएगा, वर्ग का योग जो कहलाएगा, वो समेसन डी स्क्वायर कहलाता है। ठीक है, तो पद के विचलन के योग का वर्ग ही क्या कहलाएगा, समेसन डी स्क्वायर कहलाता है। यन क्या है यहाँ पर, तो यन है पदों की संख्या, जितने नंबर्स ऑफ आइटम रहेंगे वो क्या होंगे, पद की संख्या होंगे, जिससे हमें भाग देना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो फटाफट आप इसको नोट कर लें, फिर उसके बाद हम लोग एक सवाल की सहायता से इसको हल करना सीखेंगे। आप लोग ये डेफिनेशन और फार्मूला लिख लीजिए। ठीक है, अब प्यारे बच्चों बोर्ड पे ध्यान से देखिएगा। मैंने एक आंकड़ा लिया हुआ है जिसमें दिया हुआ है 6, 6, 7, 8, 9, 6। अब ये सवाल में कह रहा है प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से प्रमाणिक विचलन ज्ञात कीजिए एवं प्रमाणिक विचलन गुणांक की गणना कीजिए। इसमें दो बातें पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें पूछ रहा है क्या, जो पूछ रहा है उसका फार्मूला लिख देते हैं। तो सिग्मा बराबर, इसमें पूछ रहा है समेसन डी स्क्वायर अपॉन एन। ठीक है, दूसरा जो सवाल में पूछ रहा है वो पूछ रहा है कोफिशिएंट ऑफ प्रमाणिक विचलन। ठीक है, तो ये होता है सिग्मा अपॉन यम, इसका ये फार्मूला होता है। तो मतलब विश्वसनीयता गुणांक ज्ञात करने का सूत्र। ठीक, तो अब हमको ये दो चीज़ें सवाल में ज्ञात करना है। तो मैंने आप लोगों को बताया था प्यारे बच्चों कि सबसे पहले उसको क्या करना है, क्योंकि अव्यवस्थित है आंकड़ा, तो सबसे पहले उसको व्यवस्थित करना पड़ेगा। व्यवस्थित करने का तरीका आपको बार बार बताया गया है, चाहे माध्यिका रहा हो चाहे अन्य सवालों में रहा हो, उसमें बताया गया है कि आप क्या करिए, आरोही या अवरोही क्रम में उसको क्रमबद्ध कर दीजिए, रख दीजिए। तो हमने ये रख दिया है। ठीक, घटते क्रम में तो सबसे बड़ी संख्या इसमें 9 है, फिर उसके बाद उससे छोटा 8 है, उससे छोटा 7 है, फिर 3 बार आपको 6 दिख रहा है। ठीक,
तो जैसा सवाल आपको कह रहा है, फार्मूला जैसा कह रहा है, बस उसी के अनुसार हमको चलना है। तो सबसे पहले हमने कहा दिए हुए आंकड़ों का हमको क्या ज्ञात करना है, तो मध्यमान ज्ञात करना है। मध्यमान ज्ञात करने के लिए क्या करना है प्यारे बच्चों, इसको जोड़ना है ना, तब प्राप्त होगा समेसन यक्स। 17, ठीक है, 24, 24 6 आपका 30, 36 और 6 42, ये आपका आ गया 42। तो यहाँ से मध्यमान ज्ञात कर लीजिए, यम बराबर समेसन एक्स अपान यन, और इस समेसन यक्स की वैल्यू कितनी 42, और पदों की संख्या कितनी है 3 3 6 है, 6 7 42। इसका मतलब ये हो गया कि यम जो आ गया प्यारे बच्चों वो आपका 7 आ गया, ठीक है। अब हमको क्या ज्ञात करना है, नेक्स्ट जो स्टेप है, जो सवाल कह रहा है या फार्मूला कह रहा है या परिभाषा कह रहा है कि हमको क्या ज्ञात करना है, पद से विचलन, पद विचलन ज्ञात करना है। तो उसके लिए हमने बताया था d बराबर यक्स माइनस यम ज्ञात कर लेंगे तो पद का विचलन ज्ञात हो जाएगा। या सिर्फ यही लिख सकते हैं या फिर d लिख सकते हैं, ठीक है, तो हमने यही लिख दिया। अब देखिए यक्स की वैल्यू, तो आपको समझाने के लिए मैं जो यक्स की वैल्यू है वो लिख रहा हूँ, उसके बाद माइनस जो यम की वैल्यू है वो लिख दे रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि ये लगेगा कैसे सवाल। तो देखिए अब ये यक्स है, यक्स की पहली वैल्यू कितनी है 9 है, और उसके बाद मीन कितना आया है, तो मीन को घटाएंगे तभी पद विचलन d प्राप्त होगा हमें। तो 7 लिख दिया यक्स और d की वैल्यू यम की वैल्यू 7। अब घटा दीजिए, कितना आ गया 2 आ गया। अब 8 माइनस 7 कितना आ गया 1 आ गया। 7 माइनस 7 कितना आ गया 0 आ गया। 6 माइनस 7 कितना आ गया -1 हो गया। 6 माइनस 7 ये भी -1 हो गया, और 6 माइनस 7 ये भी -1 हो गया, ठीक है। अब प्यारे बच्चों जो डिफिनेशन था प्रमाणिक विचलन का, वो कह रहा है कि पद विचलन का क्या करना है, वर्ग करना है, वर्ग। तो अब क्या करिए d का वर्ग कर दीजिए, या फिर इसका भी कर सकते हैं वर्ग। तो डायरेक्टली एक ही हम लिख रहे हैं क्योंकि हमने फार्मूला वैसा ही लिखा है, ठीक। तो ये d हो गया, d का वर्ग करेंगे 2 दूना 2 का वर्ग मतलब 4, 1 का वर्ग 1 ही होता है, 0 का वर्ग 0, इसका करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि -1 इंटू -1 जब करते हैं, वर्ग का मतलब यही होता है गुणा ना, एक तरीके से इस संख्या का गुणा करेंगे तो वर्ग हो जाएगा, मतलब वो संख्या 2 बार है, उसी को ना वर्ग बोलते हैं। जब ये करेंगे तो माइनस का गुणा जब माइनस में होता है प्यारे बच्चों तो वो प्लस हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इतनी बात समझिएगा। ये 1 भी हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करना है, वर्ग करने के बाद योगफल ज्ञात करना है। तो समेसन d² योगफल ज्ञात कर लीजिए, 5 और 3 8 हो गया। तो इसका वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई, ठीक। अब उसके पश्चात प्यारे बच्चों ये ध्यान रखिएगा, अब फार्मूला आप अपने दिमाग में रखिएगा, मैं इसको साफ कर दे रहा हूँ ताकि आप सवाल यहाँ पे लगा सकें। अब देखो बस मान रख दीजिए फटाफट, अंडर रूट कितना आया है, समेसन d² का मान 8 आया है, n की वैल्यू कितनी है तो 6 है, आपको पता है। नंबर्स ऑफ आइटम कितने हैं 6 है, तो इसको काट के छोटा कर लीजिए, 2 चौका 8 2 3 6, ठीक है। अब भाग दे दीजिए 4 में 1 का 3 का, तो कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा, 3 1 कम 3, ठीक, बचा 1, फिर 3 तिरिका 9 ना, फिर 3 तिरिका 9, ऐसे समथिंग जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 1.333 आएगा। अब ये मान जो है अंडर रूट है। अब हमको क्या करना है, भाग विधि से इस मान को निकालना है, ठीक है। अब करड़ी में क्या कर रहा है, करड़ी में जो इसका है मान को, अब जब हम करड़ी से बाहर निकालेंगे वही क्या कहलाएगा, प्रमाणिक विचलन कहलाएगा। तो इसको निकाल दीजिए ऐसे करके, 1.33। जब इस तरीके से निकालते हैं प्यारे बच्चों तो इसका 2 का पेयर बनाते हैं, 2 का पेयर। अगर इधर भी कोई संख्या होती है 2 का पेयर बनाते हैं, इधर और कोई संख्या नहीं है 1 है, तो ये सिंगल पेयर रहेगा, ठीक है। अब ये संख्या, जिस संख्या से हम भाग देंगे उसको यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ भी लिखेंगे, और इसका टेबल इसमें पढ़ते हैं।
अगर 2 का करेंगे तो 2 यहाँ रखेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हमको एक बार ले जाना है। यहाँ पे 1 रख दीजिए, ये कट जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट जब स्टेप चलते हैं तो जो जितनी बार ले गए रहते हैं उसको इसमें क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो ये 2 हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब उसके पास दशमलव ऊपर चला जाएगा। अब ध्यान रखिएगा जो ग्रुप बनाए हैं, पेयर बनाए हैं, वो दोनों साथ में उतरता है, तो ये 33 हो गया। अब देखिए, अब जो है प्यारे बच्चों वो ऐसी संख्या ले जाएं जो इससे ज़्यादा ना हो 33 से, तो एक बार ले जाएंगे, अगर 2 बार ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, लगभग 2 का गुणा इसमें कर 2 दूना 4 और 2 दूना 4 44 हो जाएगा, 33 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए एक बार जाएगा ये 2 हो गया और ये 1 हो गया। फिर इसके बाद क्या करिए, 1 जोड़ दीजिए, ये 22 हो गया। ठीक है, अब प्यारे बच्चों जब भी उतरेगा तो कितना उतरेगा, जोड़ा ही उतरेगा, तो ये जोड़ा हो गया। कितनी बार जाएगा, अगर 6 बार लेके जाए 6 दूना 12, मतलब यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, 5 बार जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 5 पचे 25, 2 हासिल लगा, 5 दूना 10 और 2 12। ठीक है, 5 दूना 10, 1 11। अब देखिए हमें दशमलव के 2 अंक तक ले जाना है प्यारे बच्चों, मेरा काम हो गया, तो 1.15, यही क्या आ गया, आपका प्रमाणिक विचलन आ गया प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये प्रमाणिक विचलन जो है आपका 1.15 आया है। अब उसके बाद कह रहा है प्यारे बच्चों ज्ञात करने के लिए कोफिशिएंट, ये ध्यान से समझिएगा, ये जिन बच्चों को आता है तो आराम से अंडर रूट मान निकाल सकते हैं। ठीक, अब देखिए कह रहा है प्रमाणिक विचलन ज्ञात करने के लिए, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, बराबर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 1.15। ठीक, अब जो कोफिशिएंट ऑफ निकालना है आपको, ऑफ मतलब गुणांक निकालना है प्रमाणिक विचलन का, तो ये है सिग्मा अपॉन एन। इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों, इसका जो माना है कितना 1.15 बटे यम की वैल्यू कितनी आई थी, यम की जो वैल्यू आई थी वो 7 आया था, क्योंकि यहाँ से 7 हमने घटा रखा है। ठीक है, अब इसके पश्चात प्यारे बच्चों आपको क्या करना है कि अब इसमें भाग देना है। ठीक है, तो दे दीजिए, पहले तो जाएगा नहीं तो ये पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, 11 हो गया, तो 7 एकम 7 बचा कितना, 4 बचा, 43 हो गया। ठीक है, तो 7 6 42, ठीक 6 बार जाएगा। दशमलव के 2 अंक तक ले जाना है, लगभग कह सकते हैं कि 1.16। ठीक है, अगर और भी ले जाएंगे तो अगर 2 बार 7 6 42, यहाँ 45 है, बचा कितना 3 बचा, और 7 चौक 28 30 हो जाएगा, 4 बार जाएगा, तो ये क्या हो गया, ये कोफिशिएंट ऑफ वैल्यू आपका निकल गया। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों क्या निकालना है आपको, स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात करना है, वो भी किसका, जिसका कि कह सकते हैं कि अव्यवस्थित आंकड़ों का प्रमाणिक विचलन ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे सवाल में दोनों चीज़ें पूछ सकता है, एक तो क्या, एक तो प्रमाणिक विचलन और दूसरा कोफिशिएंट ऑफ प्रमाणिक विचलन, ये आपसे 2 चीज़ें पूछता है सवाल में। ठीक है, यही है, इसको नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों, फटाफट नोट कर लें। चलिए प्यारे बच्चों देखिए, पिछला जो सवाल मैंने आप लोगों को बताया प्यारे बच्चों, उसमें तो सीधा सीधा जो मान मीन का था वो सीधा सीधा कट गया था, जिसकी वजह से पद का विचलन करना आप लोगों के लिए आसान हो गया ना। जब सवाल ऐसा दिया हो जिसमें मध्यमान जो है वो पॉइंट में आए, जैसे मैंने एक सवाल लिया है आपके सामने, ये देखिए, ये भी अव्यवस्थित आंकड़ों का ही सवाल है, जिसमें यक्स की संख्या दिए हैं 15 14 13 11 10 8 8 7। ठीक है, जिसको ऐड करने पर समेसन यक्स की जो वैल्यू आ रही है 86 आ रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जैसे पहले इसके पहले आप करते आए हैं
क्या मीन निकालने के लिए, तो मीन निकाल लीजिए यहाँ से समेसन x अपॉन n। n की संख्या देख लीजिए कितनी है, 2, 2 4, 2 6, 2 8 है। इसका मतलब कि 86 अपॉन 8 ना, तो 8 एकम 8, ठीक, नहीं जाएगा 0 दशमलव, फिर आपका हो गया 60, तो 8 7 56, ठीक, 10 दशमलव कितना हो गया 75। तो इसका मतलब जब हम पद से विचलन करेंगे x माइनस यम, तो अगर हम 15 माइनस 10.75 करके घटाएंगे तो पॉइंट में घटाना क्या है थोड़ा सा कठिन काम हो जाता है। अगर मान लीजिए घटा भी लिए आप कि चलो अच्छा मेरा जो आ रहा है वो 5.25 के आसपास या 4.25 के आसपास आ रहा है, ठीक है, तो इस 4.25 का वर्ग करना और उसके बाद वर्ग करके मान लीजिए 425 का आप वर्ग भी एक तरीके से मोटे मोटे तौर पे कर लिए, तो वो दशमलव कितने अंक पर लगेगा, ये लगाना थोड़ा सा कठिन काम हो जाएगा। तो दशमलव के झमेले को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहीं पर एक दूसरा प्रमाणिक विचलन ज्ञात करने का सूत्र का प्रयोग कर लेते हैं। वो सूत्र क्या होता है, तो प्रमाणिक विचलन या सिग्मा बराबर होता है समेसन d² अपॉन n माइनस समेसन d अपॉन n का होल वर्ग। ठीक है प्यारे बच्चों, ये क्या हो जाता है, ये इसका फार्मूला हो जाता है। ठीक है, तो अब इसके लिए प्यारे बच्चों जो ये मान आया है उसी का लगभगतम मान हम क्या करते हैं, इससे ले लेते हैं, मीन बना लेते हैं, यम की वैल्यू ले लेते हैं, जिससे या लगभग कह सकते हैं कि वही मान लीजिए जो एक्स में दिया हो लगभग में, ताकि आपको घटाने में क्या हो या पद का विचलन करने में क्या हो, आसानी हो। तो 10.75 हमने 10 को ही ले लिया यहाँ से। अब पद विचलन करने में क्या हो जाएगा, हमको सुविधा हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अब देखिए इसका कितना आ गया, 5 आ गया। अब 14 में से 10 घटाएंगे कितना आ गया, 4 आ गया। 13 में से 10 घटाएंगे कितना आ गया, 3 आ गया। 11 में से 10 घटाएंगे कितना आ गया, 1 आ गया। अब 10 में से 10 घटाएंगे कितना आ गया, 0 आ गया। 8 में से 10 घटाएंगे माइनस का 2 आ गया। ठीक है, ये भी माइनस का 2 आ गया। और 7 में से 10 घटाएंगे तो माइनस का 3 आ गया। थोड़ा ये चल नहीं रहा है, दूसरा देखते हैं कोई मार्कर है क्या। ठीक है, अब प्यारे बच्चों अब इस फार्मूले में हमको चाहिए क्या, समेसन डी भी चाहिए, तो यहीं पे जोड़ लीजिए और समेसन डी भी निकाल लीजिए, क्योंकि इसकी आवश्यकता आपको फार्मूले में है। तो माइनस का माइनस में, प्लस का प्लस में, 4 3 7 माइनस का 7 ये, और उसके बाद देखिए 5 4 9 12 1 13। ठीक है, अब या तो सीधा सीधा ऐसे कर लीजिए, 4 3 7 ये कट गया और 5 1 6 ऐसे बच गया, या तो फिर 13 में से 7 घटाएंगे तब भी 6 ही आएगा, वो भी क्या, प्लस का। ठीक है प्यारे बच्चों, समेसन डी हमें क्या मिल गया, 6 मिल गया। अब देखिए क्या करना है हमको, फार्मूले के अनुसार अभी भी हमें समेसन डी का वर्ग चाहिए। ठीक है, तो वर्ग कर दीजिए, 5 का 25 हो गया, 4 चौका 16 हो गया, 3 त्रिक का 9 हो गया, 1 हो गया, 0। ठीक, 2 दूना 4 या 2 4, 3 त्रिक का 9। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसको ऐड कर लीजिए तो समेसन डी वर्ग मिल जाएगा। ठीक है, ऐड कर लीजिए, 13 4 13 या 17 18 9 27 8 2 1 3 3 5 68 कितना मिल गया, 68 मिल गया। ठीक है, अब n की वैल्यू आपको पता ही है कितना है, 3 3 6 2 8 है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बस मान रख दीजिए, इसी में रख दीजिए। तो ये हो गया 68/n8 माइनस ये कितना हो गया, ये d का वर्ग कितना है, 6/8
8 का होल वर्ग। ठीक है, अब देखिए होल वर्ग जब करेंगे प्यारे बच्चों तो इसको पहले यहीं पे काट के वर्ग भी कर सकते हैं। ठीक है, या फिर इसका वर्ग करके इसका वर्ग करके आप भाग भी दे सकते हैं। तो जो सुविधा लगे आपको उस तरीके से कर सकते हैं। मैं तो यहीं पे काट के फिर वर्ग कर दूंगा। तो 2 से काट दीजिए, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8। ठीक है, अब अगर इसका भाग देंगे 3 में तो कितने पॉइंट और 30 हो गया, 7 चौक 28 ना, और 2 बचा 20। अब जब 0.5 का अगर वर्ग करते हैं प्यारे बच्चों तो इसका आएगा 56 और 55, ये वर्ग हो जाएगा। 2 दूना 4 स्थान पे क्या लगेगा, दशमलव लगेगा। तो हम 2 ही अंक तक लेते हैं, इतना ही ले लेते हैं। अब इसको भी काट लीजिए, इसको काट दीजिए पहले। तो 8 अट्ठा 64, इसी में रखेंगे 8 अट्ठा 64, मतलब आपका कितना बढ़ जाएगा, 8 बढ़ गया, बचा 4, 8 5 40। ठीक है, माइनस यही रख लीजिए 0.56। ठीक है, घटा दीजिए इसमें से, तो 8.5 में से 0.6, ये 0 ले लीजिए यहाँ से, 4 हो गया और 9 हो गया 7। तो ये आपका कितना आ गया, √7.94। ठीक है, अब इसका भाग विधि से क्या कर लीजिए प्यारे बच्चों, भाग विधि से आप परिणाम ज्ञात कर लीजिए। तो लगभग आप देखिए जो आएगा भाग विधि से जब निकालेंगे तो आएगा आपका 2.82 के इर्द गिर्द आएगा ये मान। निकाल के देख लीजिएगा, ऐसे निकाल के अपना देख लीजिएगा कि ये 7.94, 2 का पेयर बनाएंगे तो देखिए अगर 3 रखेंगे तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, इसलिए 2 ही बार जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो 2 दूना 4 हो गया, फिर उसके बाद ये 3 बचा, 2 यहाँ जोड़ दीजिए, 4 हो गया। अब दोनों संख्या उतार दीजिए और यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए। 8 बार ले जाइए तो 8 अट्ठा 64, 86 लगा, 8 चौका 32, 6 38, ये 0 1 और ये कट गया। ठीक है, फिर 8 जोड़ दीजिए इसमें, 8 2 16 और 4 1 5, फिर डबल 0 उतार दीजिए। ठीक है, 2 बार ले जाइए, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा क्या, 2 बार ले जाएंगे, 2 25 कर लीजिए, 2 दूना 4 और 2 दूना 4, 2 छक्के 12 और 2 पच्चे 10, ज़्यादा हो जा रहा है, एक ही बार जाएगा। तो इसका मतलब 2.81, ये क्या प्राप्त हो गया आपको, प्रमाणिक विचलन ज्ञात हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से प्रमाणिक विचलन आप ज्ञात करेंगे। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए प्यारे बच्चों, रिकॉल कर लीजिए। यक्स की वैल्यू दिया है, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, जोड़ करके समेसन यक्स प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, जब समेसन यक्स प्राप्त हो गया तो यहाँ से मध्यमान ज्ञात कर लेंगे, मतलब पदों के योग में क्या करेंगे, पदों की संख्याओं के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर जो मान आएगा वही क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा। तो मीन हमारा क्या निकला, 10.75। पॉइंट में घटाने बढ़ाने के चक्कर से हम मुक्ति के लिए क्या किए हैं, हमने दूसरा तरीका अपनाया है जिसके लिए ये फार्मूला लगा हुआ है। तो हमने क्या किया, इसी से हमने शुद्ध रूप में 10 ले लिया है। ठीक, और इस फार्मूले का यूज कर लिया। अब यहाँ से 10 से ही हमने क्या किया है, प्रत्येक पद का विचलन हमने कर दिया है। तो हमने जब पद का विचलन किया तो ये मान आए, मान आने पर जो आया है उससे हमने क्या किया है, जोड़ लिया है, समेसन डी हमें मिल गया यहाँ से, और जो ये पद था इसका वर्ग कर दिया तो समेसन डी स्क्वायर मिल गया। डी स्क्वायर मिल गया प्यारे बच्चों, तो हमने इसको ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद जो फार्मूला था उस फार्मूले पे हमने रख दिया। तो समेसन डी स्क्वायर यहाँ पर 68 था, एन की वैल्यू 8 है वो रख दिया, माइनस
समेसन डी का वैल्यू 6 है बटे एन की वैल्यू 8 है, ये रख दिया। इसको हमने काट करके छोटा करके फिर भाग दे करके फिर वर्ग कर दिया। वर्ग करने पर ये आया। तो इतना लंबा चौड़ा लेकर के घटाने की ज़रूरत नहीं है हमें 2 अंक तक क्या किया, हमने 2 अंक तक ले करके 0.56 हमने इसमें से माइनस कर दिया। अब इसको भी काट दिया, काट करके जो मिला उसमें से हमने 0.6 को घटा दिया। घटाने पर 7.94 आया है और 94 का जो करणीय मान है वो प्यारे बच्चों क्या है, 2.81 लगभग कह सकते हैं। अभी ले जाएंगे तो और जाएगा, ठीक है, और जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, मान निकल आया। अब देखिए पूछता है आपसे कोफिशिएंट ऑफ, इसको साफ कर दे रहे हैं, यहाँ आपसे ये भी पूछेगा कि कोफिशिएंट ऑफ, पूरा नहीं लिख रहे हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ प्रमाणिक विचलन। तो यहाँ पे प्रमाणिक विचलन अपॉन यम, प्रमाणिक विचलन का जो मान आया है 2.81 आया है और यम की वैल्यू जो आई थी कितना आया था, 10 हमने रखा था ना। तो ये करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28.1, यही क्या हो जाएगा आपका प्रमाणिक विचलन हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर या तो फिर आप ऐसे 10 न रख करके 10.75 रखेंगे तब भी लगभग 26 के आसपास आएगा, 26.82 के आसपास लगभग आएगा। नहीं 26 नहीं, सॉरी 0.26 ना, हम कह रहे हैं 26, 0.26 लगभग 0.2 के 2 अंक तक के ले जाते हैं तो 0.26 के इर्द गिर्द ये मान आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यही लगाने का तरीका है। तो आज मैं आप लोगों को प्रमाणिक विचलन का जो अव्यवस्थित आंकड़ों का गणना विधि है वो हमने आप लोगों के सामने रखा। प्यारे बच्चों, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। दोनों तरीका हमने बताया कि अगर सीधा सीधा कट जा रहा है, मध्यमान का मान आ रहा है, सीधा सीधा आ रहा है, तो उससे चाहे प्रमाणिक विचलन पूछे या कोफिशिएंट आप गुणांक पूछे, आप आराम से निकाल सकते हैं ना। लेकिन अगर जब मध्यमान का मान ही दशमलव में आ जाए तब वहाँ से विचलन करना कठिन हो जाता है। तो उसके लिए हमने बताया आपको कि इसी मान में से क्या करिए, किसी एक मान से, लगभग मान में से क्या कर दीजिए, पद का विचलन कर दीजिए और इस फार्मूले का प्रयोग करके आप मान को निकाल सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा प्रमाणिक विचलन। कल जो क्लास लेंगे प्यारे बच्चों वो दूसरे सेक्टर का लेंगे जो व्यवस्थित आंकड़ों का प्रमाणिक विचलन ज्ञात करने की विधि होगी। तो और वो आपको और अधिक सरलतम तरीके से बताएंगे ताकि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए। आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, धन्यवाद। और आप इसको पहले नोट कर लीजिए बोर्ड पर अच्छे तरीके से ताकि आप सवाल को हल कर सकें।